37 देश आए साथ भारत ने घेरा तुर्की और कर दिया सब कुछ बैन। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन बीते कुछ दिनों तक इंडिया पाकिस्तान टेंशन के बीच तुर्की खासा सुर्खियों में रहा और उसका पीए प्रेम अब खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। क्योंकि भारत पर हमले के दौरान जो ड्रोन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार गिराए गए वह भी तुर्की के बने ड्रोन थे, जिसके चलते सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान के दोस्त तुर्की के खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया है और पूरे भारत में तुर्की का बॉयकॉट शुरू हो गया है। और यहाँ पर तुर्की घबराया हुआ है क्योंकि इससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो गया है। और यही नहीं, भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है और भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे तुर्की की पूरी इकोनॉमी हो हिलने वाली है। और अब तो 70 से ज्यादा देश भारत के साथ आ चुके हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने इसके गुनहगारों को सबक सिखाने के लिए ऑन ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिस ऑन ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर टेरर सेंटर पर वार किया, जिससे पाकिस्तान सीज फायर पर मजबूर हो गया। लेकिन अब बारी थी उस सफलता को वैश्विक मंच पर साझा करने की, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में मौजूद 70 देशों के डिफेंस अताशे को एक खास ब्रीफिंग में बुलाया। मगर हैरानी वाली बात यह रही कि इस सूची में चीन को आमंत्रित नहीं किया गया। वहीं पाकिस्तान के करीबी तुर्की को बुलाया तो गया, लेकिन उसने आना जरूरी नहीं समझा। और देखा जाए तो चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी सैन्य साझेदार और उसका ऑल वेदर फ्रेंड यानी सदाबहार दोस्त है, जिसके हथियारों के सहारे पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा होता है। यही वजह रही कि इस बार भारत ने चीन को ब्रीफिंग से पूरी तरह बाहर रखा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सीमा में चीन के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह से बर्बाद किया, उसकी जानकारी चीन के सामने नहीं रखी जा सकती थी। इसलिए भारत ने चीन को बुलाना रणनीतिक रूप से उचित नहीं समझा। लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब तुर्की ने इस निमंत्रण को साइड में रख दिया। फिर क्या था, भारत ने समझ लिया कि तुर्की भी पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है, क्योंकि जिस ब्रीफिंग के लिए भारत ने 70 देशों को बुलाया था उसका मकसद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में दुनिया भर को बताना था। लेकिन चीन को दूर रखकर और तुर्की के व्यवहार पर सख्त रवैया अपनाकर भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह दोस्त और दुश्मन की पहचान खुद तय करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो शुरू हुआ उसने तुर्की को हिलाकर रख दिया। दरअसल भारत और तुर्की के बीच आर्थिक संबंधों के बावजूद राष्ट्रपति एर्दोगान के नेतृत्व में टर्की कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन करता नजर आया है। और इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय एयर स्ट्राइक से शुरू हुए संघर्ष के दौरान भी उसका यही रवैया देखने को मिला। लेकिन हद तो तब हो गई जब सीज फायर के बाद बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर हुए हमले में सामने आया कि पाकिस्तान की ओर से भारत में जिन ड्रोन से हमला किया गया वो टर्किश ड्रोन थे, जिसके खिलाफ भारत में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। और फिर भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी, जहां सोशल मीडिया में चारों तरफ बॉयकॉट तुर्की मुहिम तेज हो गई है। और इसका सबसे बुरा असर तुर्की के सेब पर हुआ, क्योंकि अब ज्यादातर व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। जहां महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक देश का हर बड़ा व्यापारी तुर्की के सामानों का बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन तुर्की को दूसरा तगड़ा झटका पर्यटन पर, क्योंकि तुर्की काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है। ऐसे में तुर्की के लिए कई भारतीय ट्रैवल एजेंसियों ने ट्रैवल पैकेज रद्द कर दिए हैं। लेकिन बात चाहे फर्नीचर की हो या पर्सनल केयर की, होम अप्लायंसेस की हो या खाने पीने की चीजों की, तुर्की के उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के बीच हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। बात करें भारतीय मार्केट में मौजूद तुर्कियों के प्रोडक्ट्स की तो इनकी लिस्ट लंबी है, जहां तुर्की कालीन, तुर्की फर्नीचर, टर्किश चीनी मिट्टी की चीजें, बुना हुआ कपड़ा, सिरेमिक टाइल्स, चेरी, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑनियल के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। अगर प्रमुख ब्रांड्स की बात करें तो होम फर्नीचर में कॉन्फोर फर्नीचर और अप्लायंसेस में बेको अप्लायंसेस, आर्चलिक और वेस्टेल जैसे नाम सामने आते हैं। वहीं फूड सेक्टर में गोडवा, टर्किश डिलाइट और चाइकोर जैसी कंपनियां फेमस है। जबकि फैशन और अपैरल की दुनिया में ट्रेडियोल, मावी, डिफेक्टो और सरार जैसे ब्रांड्स ने एक अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट खड़ा किया है। इसके अलावा तुर्की के स्किन केयर और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स ब्रांड फार्मेसी बायोब्लास्ट कॉस्मेट की भारतीय उपभोक्ताओं में खासी डिमांड है। लेकिन अब भारत की ओर से एक और कदम उठाते हुए तुर्की के खिलाफ एक्शन लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों के केंद्र में एक ऐसी खुफिया एजेंसी रही है
जिसने वर्षों से भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने की साजिशें रची हैं और जिसका नाम सुनते ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। वह है पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसे ISI के नाम से जाना जाता है। इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के सैन्य और रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना रहा है, लेकिन इसके तरीके हमेशा विवादों और हिंसा से घिरे रहे हैं। भारत में आतंकी गतिविधियों से लेकर पूर्वोत्तर और कश्मीर में अलगाववाद को हवा देने तक ISI की भूमिका बेहद संदिग्ध और खतरनाक रही है। ISI ने भारतीय सीमाओं में घुसपैठ के लिए आतंकियों को प्रशिक्षण देने से लेकर उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस करने तक का पूरा तंत्र विकसित किया है, चाहे वह मुंबई हमला हो या पठानकोट एयरबेस पर किया गया कायरतापूर्ण हमला। हर बार ISI की छाया कहीं न कहीं नजर आई है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने समय समय पर इस एजेंसी की गतिविधियों को बेनकाब करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए और कई ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो स्पष्ट करते हैं कि पाकिस्तान सरकार और सेना के संरक्षण में यह खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। ISI का नेटवर्क केवल सीमित नहीं है, बल्कि इसने भारत के विभिन्न राज्यों में जासूसों और स्लीपर सेल्स का जाल फैला रखा है, जो आम नागरिकों की तरह जीवन जीते हुए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का इंतजार करते हैं। खुफिया इनपुट्स के अनुसार ISI ने भारत में युवाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। नकली अकाउंट्स से चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा अभियान और धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने की साजिशें ISI के साइबर विंग का हिस्सा रही हैं। भारत सरकार ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी की करतूतों का पर्दाफाश किया है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 जैसे मंचों तक भारत ने स्पष्ट किया है कि ISI न केवल एक खुफिया एजेंसी है, बल्कि एक ऐसी आतंक संरक्षक इकाई बन चुकी है जो दक्षिण एशिया में स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ISI का इतिहास भी यह दिखाता है कि उसने केवल भारत ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी अस्थिरता फैलाने के प्रयास किए हैं। भारत में धार्मिक और जातीय तनावों को भड़काने की योजनाएं हों या सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकियों की घुसपैठ, ISI ने हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ साजिशें रची हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों जैसे कि रॉ, NIA और IB ने ISI के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कई वर्षों से अथक प्रयास किए हैं और कई बार सफलतापूर्वक उनके जासूसों को पकड़कर इस संगठन की योजनाओं पर पानी फेरा है। लेकिन ISI हर बार नए तरीकों और माध्यमों से अपने नेटवर्क को फिर से खड़ा करने में जुट जाती है। कभी धर्म के नाम पर तो कभी बेरोजगारी का फायदा उठाकर यह एजेंसी युवाओं को गुमराह करने की कोशिश करती है। हाल ही में कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिनमें स्पष्ट हुआ कि ISI ने भारत के भीतर अपने एजेंटों के जरिए रेलवे और अन्य संवेदनशील स्थानों की जासूसी करवाई थी और उसकी योजना बड़े आतंकी हमले की थी। हालांकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते यह योजना विफल रही, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो गया कि ISI अब भी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। भारत सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए जहां आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, वहीं तकनीकी खुफिया इकाइयों को भी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इसके अलावा सीमा पार से होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है, जिससे ISI के नेटवर्क पर अंकुश लगाया जा सके। कश्मीर घाटी में पहले की अपेक्षा हालात बेहतर हुए हैं और वहां की जनता अब ISI के बहकावे में आने की बजाय मुख्यधारा से जुड़ना चाहती है। यह भारत सरकार की नीतियों और सुरक्षा बलों की मेहनत का परिणाम है कि आतंकियों की भर्ती में भारी कमी आई है और अब ISI के लिए स्थानीय समर्थन जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने यह संदेश भी स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंक और आतंक के संरक्षकों के खिलाफ किसी भी स्तर पर सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी पाकिस्तान की आतंक समर्थक भूमिका को उजागर किया, जिससे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया और उसकी आर्थिक हालत और खराब हो गई। ISI की गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियों ने कई बार पाकिस्तान में बैठे लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए हैं, जिनमें ISI के अधिकारियों की बातचीत, आतंकियों से संपर्क और आतंकी फंडिंग से जुड़े दस्तावेज शामिल रहे हैं। इसके अलावा भारत ने कई बार ऐसे आतंकियों को पकड़कर भी दुनिया के सामने पेश किया है जिन्होंने खुद कबूल किया कि उन्हें ISI से प्रशिक्षण, धन और निर्देश मिलते रहे हैं। इन बयानों और सबूतों ने यह साबित किया है कि ISI केवल एक खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि एक संगठित आतंक प्रायोजक संस्था बन चुकी है, जो विश्व शांति के लिए एक गंभीर खतरा है। भारत के लिए यह चुनौती केवल सीमित समय की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक है।
और जब तक पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य संस्थानों के बीच संतुलन नहीं बनता और जब तक वहां की सरकार आईएसआई जैसी एजेंसियों पर लगाम नहीं लगाती, तब तक भारत को सतर्क रहना ही होगा। भारत ने अब एक नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें न केवल प्रतिरोध बल्कि प्रहार को भी शामिल किया गया है। अब यदि आईएसआई या उसके पाले हुए आतंकियों की ओर से कोई हरकत होती है, तो भारत सीमित या असामरिक प्रतिक्रिया की जगह प्रत्यक्ष और निर्णायक कार्रवाई करता है। जैसे बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब आतंक के ठिकानों पर भारत चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उन्हें ध्वस्त करेगा।